वेलकम टू दियास क्लास में आपका स्वागत। आज की क्लास के अंतर्गत हम यहाँ पे संविधान की प्रमुख विशेषता अध्याय तीन में जो आपको संविधान की प्रमुख विशेषता है उनका यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 का ये पार्ट 2 होगा और इस पार्ट के अंतर्गत यहाँ पे हम इसके संविधान की विशेषता नंबर 11 को पढ़ेंगे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर की विशेषताओं को। संविधान की विशेषताएं जो कि नंबर आपको 11 होगा। संविधान की विशेषता नंबर 11 को पढ़ेंगे तो ये आपको अध्याय 3 का पार्ट 2 होगा। देखिए, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान जो हैं वो भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। वर्ष 1976 पहले यहाँ पर देखिए, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है कि प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, दूसरा यहाँ पॉइंट इसका कि प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना एवं विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। प्रस्तावना जो है वो हर भारतीय की आस्था, पूजा अर्चना एवं विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। और तीसरा पॉइंट है, किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। इसका तीसरा पॉइंट यह है, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 14 के तहत 14 के तहत। अब इसका चौथा पॉइंट है कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 के तहत। इसकी चौथा पॉइंट यहाँ पर है कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 के तहत। इसका पांचवा पॉइंट है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 16 के तहत। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 16 के तहत। और आपको इसका छठा पॉइंट है, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने एवं उसके पूजा अर्चना करने का समान अधिकार, अनुच्छेद 25 के तहत। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने एवं उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, अनुच्छेद 25 के तहत आपको ऐसा किया गया। अनुच्छेद 25 के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने एवं उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, अनुच्छेद 25 के तहत। ये इसका छठा पॉइंट हो। अब इसके सातवें पॉइंट में आते हैं। इसका सातवां पॉइंट यहाँ पर आपका है कि हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, अनुच्छेद 26 के तहत। देखिए, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, अनुच्छेद 26 के तहत। यहाँ देखिए, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 28 में देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 27 के तहत। यहाँ पर देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 27 के तहत आपको यहाँ पर है। इसकी आठवां यहाँ पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के बाद नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आता है। तो किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आपको आठवां पॉइंट था। इसका आठवां पॉइंट यहाँ पर आपको ये है, अब यहाँ पर आठवां पॉइंट यहाँ पर पढ़ रहे थे, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बात नहीं किया जाएगी, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।
और अब चलते हैं इसके नौवां पॉइंट में। नौवां पॉइंट यहाँ पे कहता है, 9 नंबर के पॉइंट में अब कहता है कि किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। ये आपको अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आते हैं। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, ये अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आते हैं। इसका 10वां पॉइंट यहाँ पर है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अनुच्छेद 11 में अब यहाँ पर आगे चलता है, अगला पॉइंट यहाँ पर अनुच्छेद 11 है। सॉरी, अनुच्छेद 11 बल्कि पॉइंट नंबर 11 है। तो पॉइंट नंबर 11 में अब कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है, उन्हें अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अब अगला यहाँ पर 12वां पॉइंट है, 12 नंबर का पॉइंट है कि राज्य सभी नागरिकों के समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। तो राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, 44 के अंतर्गत। अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ही ऐसा प्रावधान किया कि राज्य जो है वो अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। अब यहाँ पर आगे आपके यहाँ पर कहता है क्या कि धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा धर्म मतलब कि चर्च और धर्म यानी चर्च और राज यानी कि राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्ष की जो आपको यहाँ पे है धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा धर्म यानी कि चर्च और राज यानी कि राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का समाज बहुत धर्मवादी है। इसलिए भारतीय धर्म में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए खास बात, इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि संविधान जो आपको अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। अब यहाँ पे इसके 12 नंबर का आपको विशेषता है सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार। इसका 12 नंबर की विशेषता आपको ऐसा संविधान की प्रमुख विशेषता का पॉइंट नंबर 12 आपको यहाँ पर है सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार आपको है। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार को अपनाया गया है। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार को अपनाया हर वह व्यक्ति साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 के 61 में संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये काफ़ी पूछा गया है कि संविधान संशोधन में आपको मतदान करने की उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो अब क्या गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा ऐसा किया गया था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा ही ऐसा आपको किया गया था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा ही आपको वर्ष 1959 में आपको ऐसा किया गया था, क्या मतदान करने को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल जब बनेगा किस वर्ष मतदान करने का जो उम्र था
किस वर्ष मतदान करने का जो उम्र था वो 21 वर्ष से घटा 18 वर्ष कर दिया, वो आपको 1989 में। किस वर्ष आपको मतदान करने का जो उम्र था वो 21 वर्ष से घटा 18 वर्ष कर दिया, तो वो 1989 में। यदि आपको ये पूछा जाए किस अधिनियम के आधार पर, किस अधिनियम के द्वारा आपको मतदान करने की उम्र आपको 21 वर्ष से घटा 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा ये मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटा 18 वर्ष कर दिया गया। अब आगे यहाँ पर आपको है कि देखिए देश के वृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक एवं सराहनीय प्रयोग था। एक साहसी एवं सराहनीय प्रयोग था। अब यहाँ देखिए 14 पॉइंट नंबर यहाँ पर लिखा, उसका पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ तक कि पश्चिमी देशों मताधिकार को धीरे धीरे विस्तार रूप दिया जाता है। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों मताधिकार को धीरे धीरे विस्तार रूप दिया जाता है। उदाहरण के अमेरिका उदाहरण 20 में दिया। अमेरिका ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व 1920 में दिया। ब्रिटेन ने 1928 में दिया। इटली ने 1948 में और स्विट्जरलैंड ने 1971 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में मताधिकार को धीरे धीरे विस्तारित रूप दिया गया। उदाहरण के लिए अमेरिका ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व 1920 में दिया। ब्रिटेन 1928 में प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया। सोवियत संघ अर्थात रूस ने 1936 ईस्वी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। फ्रांस 1945 ईस्वी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया और इटली ने 1948 ईस्वी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया और स्विट्जरलैंड ने 1971 ईस्वी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। अब आगे यहाँ पर चलते हैं। आपको एकल नागरिकता का यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या खास, आप संविधान की प्रमुख विशेषता का नंबर आपका 11 हो गया। यहाँ सॉरी यहाँ 13वां नंबर देखते हैं। यहाँ पर संविधान की प्रमुख विशेषता का पॉइंट नंबर यहाँ पर 13 देखिए। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल एकड़ एवं संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि भारतीय संविधान जो फेडरल है और 2 लक्षण एकड़ एवं संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकार के 2 समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त, दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। अब यहाँ पर आपको इसकी 13 नंबर का पॉइंट, हम 13 नंबर की विशेषता पढ़ रहे थे, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता हम आपके यहाँ पर फ्रांस ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे थे, जो आपको फ्रांस ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने कब आपको अपने यहाँ के महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दे, उसको प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में आता है उसकी भी नागरिकता होती है, मतलब दोहरी नागरिकता अमेरिका में प्रचलित है। इसलिए वो अधिकारों के 2 समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त, दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हो या रहते हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी नागरिकों को एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जाति विवाद होते रहे। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र निर्माण का जो सपना देखा था, वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर आपको इसका 14 नंबर का यहाँ पॉइंट देखिए, स्वतंत्र निकाय के रूप में यहाँ देखिए। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका एवं सरकार, मतलब केंद्र और राज्य तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना करता है। एवं सरकार, मतलब केंद्र और राज्य तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय आपको इस प्रकार है, निम्नलिखित है। पहला आपके यहाँ देखें
संसद का राज विधानसभा में भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग। संसद तथा राज्य विधानसभा में भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने हेतु हेतु निर्वाचन आयोग। वो हम आपको यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं। ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। अब यहाँ देखिए जनता के पैसे के संरक्षक कौन होते हैं, तो आपको ये जो आपको जनता के पैसे के जो संरक्षक होते हैं वो कौन होते हैं, तो आपको भारत का नियंत्रक महालेखाकार जो होते हैं वो आपको जनता के पैसों के संरक्षक होते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार जनता के पैसों के मतलब आम लोगों के पैसों के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। घोर यहाँ पर देखिए संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ पर देखिए अगला आप सवाल आपके यहाँ पर है कि संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं एवं उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं एवं उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। यहाँ पर 100 नंबर आपको है। अगला यहाँ पर देखिए इसमें आपको देखिए 15 नंबर का पॉइंट लिखा है। अब देखिए 15 नंबर में क्या है कि देखिए 15 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस समय 3 अखिल भारतीय सेवा, इस समय आपको 3 अखिल भारतीय सेवाएं आपको यहाँ पर है। यहाँ पर आपको अखिल भारतीय सेवा देखिए अखिल भारतीय सेवाएं आपको 3 अखिल भारतीय सेवा, पहला आपको यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको हम IAS कहते हैं, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा जिसको हम IPS कहते हैं और तीसरा आपको है भारतीय वन सेवा जिसको हम IFS कहते हैं। 1947 भारतीय नागरिक प्रशासन सेवा, 1947 भारतीय नागरिक प्रशासन सेवा IAS को ICS को भारतीय नागरिक एवं अब यहाँ देखिए उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती तो परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। अब हम अखिल भारतीय सेवा का इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इस समय 3 अखिल भारतीय सेवाएं, पहला आपको यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको हम IAS बोलते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसको हम IPS बोलते हैं और भारतीय वन सेवा जिसको हम IFS बोलते हैं। 1947 में भारतीय नागरिक प्रशासन 1947 1947 में भारतीय नागरिक प्रशासन सेवा भारतीय नागरिक प्रशासन सेवा जिसको हम ICS बोलते हैं। 1947 में भारतीय नागरिक प्रशासन सेवा जिसको हम ICS बोलते हैं को IAS में परिवर्तित कर दिया गया। भारत जिसको हम IP संविधान में अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता में को यहाँ पर मान्यता दी गई है। 1963 में IFS बनाया गया। 1963 में आपको IFS बनाया गया जो 1966 में अस्तित्व में आया था। 1963 में आपको IFS बनाया गया था जो 1966 में 1966 में आपको अस्तित्व में आया। फिर आपके आगे यहाँ पर है आगे यहाँ पर देखिए कि 2 में आपको देखिए राज्य लोक सेवा आयोग जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना एवं अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। राज्य लोक सेवा आयोग जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना एवं अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। अब के विभिन्न प्रावधान यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत के संचित निधि पर भारत विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अब के विभिन्न प्रावधान यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आगे आपको यहाँ पर है कि आपातकालीन प्रावधान देखिए, अगला विशेषता आपको है संविधान की आपातकालीन प्रावधान। यहाँ देखिए आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए विविध आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था आपको है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता यहाँ आपको देखिए क्योंकि राष्ट्रपति के आपातकालीन संविधान की प्रमुख विशेषता का आपको यहाँ पर
संविधान की प्रमुख विशेषता नंबर 15 आपको देखिए, आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विरुद्ध आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। अब यहाँ देखिए, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई। पहला आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल देखिए, युद्ध देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या है? युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह में से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था, अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसमें देखिए, इसमें आपको जो इसका जो परिभाषा है, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था। अब यहाँ पे देखिए 16 नंबर का पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने मूल उक्ति आंतरिक उपद्रव को सशस्त्र विद्रोह कहा गया। देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने मूल उक्ति आंतरिक उपद्रव, मूल उक्ति जो था आंतरिक उपद्रव को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कहा गया। आंतरिक उपद्रव को सशस्त्र विद्रोह कहा गया। आंतरिक उपद्रव को सशस्त्र विद्रोह में बदला गया। तो आंतरिक उपद्रव को सशस्त्र विद्रोह में कब बदला गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में बदला गया था। अब आपके यहाँ पर दूसरा आपातकाल है राज्य में आपातकाल, जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365। देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 365 के द्वारा आपके यहाँ पर देखिए, फिर आपको इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली है। अब आपको तीसरा आपको आपातकाल जो यहाँ पर है, वित्तीय आपातकाल। तीसरा आपका आपातकाल वित्तीय आपातकाल है। भारत की वित्तीय स्थिरता या पड़ती है संकट में हो तो अनुच्छेद 360 का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपको वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इसमें भारत की वित्तीय स्थिरता या पड़ते संकट में हो तभी ऐसा किया जाता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आया। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं, और राज्य जो है वो केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक, आपातकाल के दौरान में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता आपको है। अब यहाँ पर आपको देखिए कि राजनीतिक तंत्र का संघीय सामान्य परिस्थितियों के दौरान संघीय से एकात्मक मतलब आपातकाल के दौरान आपको में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। राजनीतिक तंत्र का देखिए, यहाँ पर आपको राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। देखिए, चूंकि संघीय का सामान्य परिस्थितियों के दौरान जो आपको होता है वो जो भारत सरकार वो संघीय के स्थिति रूप में रहता है, लेकिन जब आपातकाल लागू हो जाती है, आपातकाल जो भारत सरकार वो आपको एकात्मक हो जाती है, मतलब सारी सत्ता उनके हाथों में केंद्रित हो जाती है। अब यहाँ पर आपको तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में मूल उक्ति आंतरिक उपद्रव को सशस्त्र विद्रोह कहा गया। अब यहाँ आपको देखिए, चूंकि राजनीतिक तंत्र का जो संघीय सामान्य परिस्थिति दौरान एक संघीय से एकात्मक, आपातकाल दौरान आपको आपातकाल में एकात्मक में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। अब यहाँ पर देखिए अगला विशेषता को त्रिस्तरीय सरकार को यहाँ पर देखिए, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थी। अब मूल रूप से एक फिर से देखते हैं, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय मतलब स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया। अब
आपके 1992 में 73वीं एवं 74वें संविधान संशोधन ने तीन स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। तो जो विश्व के किसी और आपको नहीं, तो भारत में जो आपको त्रिस्तरीय सरकार यहाँ पर आपको है, एक स्थानीय सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, तो तीसरा आपको राज्य सरकार जिसे बोलते हैं। इस प्रकार क्योंकि तो बाद में वर्ष 1992 में आपको 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने तीन स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग संविधान में एक नए भाग आपको 9 एवं एक नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगरपालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। यहाँ देखिए संविधान में एक नए भाग आपको यहाँ देखिए वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग आपको 9 एवं एक नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता आपको प्रदान की गई थी। कब मान्यता प्रदान की गई थी? तो आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ही आपको क्या किया गया कि आपको जो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं को शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। अगर आपको ये पूछा जाए कि शहरी जो निकाय आपको शहरी स्थानीय सरकार मतलब नगर पालिकाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा आपको मान्यता प्रदान की गई, तो आपको 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा ही अब संविधान में एक नए भाग 9A एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगर पालिका मतलब शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता दी गई। लेकिन अगर आपको गाँव की बात करें तो गाँव में जो आपको होता है पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई और किस संविधान संशोधन में आपको मान्यता प्रदान की गई, तो पंचायतों को आपको 1992 ईस्वी में आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको 1992 ईस्वी मान्यता प्रदान की गई पंचायतों को भी। और 1992 में ही आपको 74वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा आपको 9A आपको नया भाग 9A था नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय सरकारों को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। आगे आपको यहाँ पर है कि सरकारी 17 नंबर के यहाँ पर एक बार आपको देखिए यहाँ पॉइंट नंबर आपको 17 लिखा हुआ है, तो इसको 17 और 18 हम देख रहे थे क्या आपको है। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर कि संविधान के भाग 9 देखिए संविधान के भाग 9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। ये 3 स्तर आपको ग्राम है, फिर आपको मध्य एवं जिला पंचायत आपको है। संविधान के आपको यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ पर जो आपको कहा गया है कि एक नया भाग 9 जोड़ा गया, तो इसमें आपकी प्रावधान किया गया संविधान का भाग 9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ये 3 स्तर आपको ग्राम, मध्य एवं जिला पंचायत। और संविधान का भाग 9 को में प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के नगर पालिका की व्यवस्था करता है। ये आपको है संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद और बृहत शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। तो संविधान में आपको यहाँ पे संविधान का भाग 9 को प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के नगर पालिकाओं की व्यवस्था करता है। संविधान के भाग 9 को में प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के नगर पालिकाओं की व्यवस्था करता है। और ये आपको है संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए आपको नगर पंचायत, संक्रमणशील क्षेत्रों के नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए आपको नगर परिषद, छोटे शहरी क्षेत्रों के नगर परिषद और आपको बृहद शहरी क्षेत्रों के नगर निगम, बृहद शहरी क्षेत्रों के आपको नगर निगम, छोटे शहरी क्षेत्रों के आपको नगर परिषद और संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए आपको नगर पंचायत आपके यहाँ पर है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कि सरकारी समितियाँ आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए अब अगला यहाँ पर विशेषता आपको है सहकारी समितियों के यहाँ पर देखिए सहकारी समिति आपको संविधान की प्रमुख विशेषता आपको नंबर आपको 17 देखिए सहकारी समितियाँ। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। 97वां देखिए 97वां जिसे बोलते हैं 97वां आपको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 57वां
संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को 97वां अमेंडमेंट जो आपको था अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने निम्न तीन परिवर्तन संविधान संविधान में किए। इस संदर्भ ने मतलब इस संविधान संशोधन ने आपको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। तो सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस अधिनियम द्वारा आपको प्रदान किया गया? तो आपको 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा प्रदान किया गया। इसने आपको निम्न 3 परिवर्तन संविधान में किए। पहला तो इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 19 के तहत। इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 19 के तहत। इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43 ठोक के लिए। इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के अनुच्छेद 43 ठोक के द्वारा। तीसरा यहाँ पे देखिए इसने संविधान में एक नया भाग आपको नौवीं जोड़ा मतलब सहकारी समितियाँ द कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से अनुच्छेद 243 GH अनुच्छेद 243 GH से लेकर अनुच्छेद 243 Z अनुच्छेद 243 ZH से लेकर अनुच्छेद 243 ZT तक। इसने संविधान एक नया भाग आपको नौवीं जोड़ा सहकारी समितियाँ द कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से अनुच्छेद 243 ZH से लेकर अनुच्छेद 243 ZT तक। अब के नया भाग आपको नौवीं के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक व्यावसायिक स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करे। यह संसद को अंतर राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों को उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब नया भाग जो आपको नौवीं के अंतर्गत ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक व्यावसायिक स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करे। यह संसद को अंतर राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो उपयुक्त आपको प्रदान करता है। अब हम इससे आगे आपको यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगला टॉपिक है संविधान की आलोचना है। आपका देखिए संविधान की आलोचना भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया और अंगीकार किया गया की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। भारत का संविधान जैसा कि आपको संविधान सभा द्वारा बनाया और अंगीकार किया गया इसकी आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। पहला आपको आलोचना का आधार यहाँ पर आपको है। पहला आपको आलोचना का जो आधार है वो आपका उदार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उदार का संविधान या उदारी की एक बोरी अथवा ए हाउचपोच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पेबंदगी आदि का संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया है। अब देखिए सबसे पहला आपके यहाँ उदार का संविधान इसकी आलोचना का पहला पॉइंट आपको है उदार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। इस उदार का संविधान या उदारी एक बोरी अथवा एक हाउचपोच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पेबंदगिरी आदि का संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके आपको भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया है। उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। उपरोक्त आलोचना उत्तर देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पढ़ा लिखित संविधान बना। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पढ़ा लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में आपको है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज़ यह हो सकती है
किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलम्ब से हुआ है, उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद है। यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ कि संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। यथेष्ट अध्ययन पर आपको आधारित नहीं, ऐसा आपको बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। अब इसकी दूसरी आलोचना का हाल देखिए, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। इस संविधान की आलोचना के दूसरा आपको आधार पॉइंट यहाँ पे देखिए, दूसरा आपको आलोचना करने का आधार जो आपको है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। दूसरी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए। इसे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया। इसलिए संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया है, या फिर उसका एक संशोधित रूप। उदाहरण के लिए एन श्रीवास्तव का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिक्स जो कि ब्रिटिश संविधान वेता थे, ने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधान के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। पुनः पी आर देशमुख संविधान सभा के सदस्य ने पी.आर. देशमुख जो कि संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी क्या कि संविधान अनिवार्य भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वैक्स मताधिकार उसमें जुड़ गया है, बस उसमें वैक्स मताधिकार को जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, उपरोक्त आलोचना का उत्तर संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया। जहाँ तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया, मैं क्षमा याचना नहीं करूँगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं, बहुत अच्छी बात कही, उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। इसमें देखिए, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एक बात के लिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। अधिकतर आपको प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। अधिकतर जो आपको प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। आलोचना नंबर 3 यहाँ पे देखिए, आलोचना नंबर 3 आपको यहाँ पर है कि गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गैर भारतीय या भारतीय विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमथैया संविधान सभा के जो सदस्य ने टिप्पणी की कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन लें। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। अब देखिए, यहाँ पर अगला आपका है, उसी प्रकार लोकनाथ मिश्र एक अन्य संविधान सभा सदस्य ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण कहा, बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। लक्ष्मी नारायण साहू एक अन्य संविधान सभा सदस्य का कहना था कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट नहीं होती। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद आपको टूट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगली आपको आलोचना का आपको आधार है। अगर आप आलोचना नंबर 4 यहाँ पर देखिए, गांधीवाद से दूर संविधान। आपको आलोचना नंबर 4 यहाँ पर देखिए, आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत की जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमथैया ने कहा, यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, ना ही संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। देखिए, टी प्रकाश संविधान सभा के एक और सदस्य इस कमी के कारण गांधी जी के आंदोलन में अम्बेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं।
अब आपको आगे यहाँ पर आपको है अगला, आपको यहाँ पर आपको है आलोचना, आपको आलोचना नंबर 5 यहाँ पर आपको है महाकाय आकार यहाँ पे देखिए। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित है। सर आइवर जेनिक्स, एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं, उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान समान रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में एचबी कामत विधानसभा के सदस्य ने टिप्पणी की कि प्रस्तावना जिस क्रीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया, वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया भर के तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथी-नुमा संविधान बनाया है। फिर आपको यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर आलोचना का आधार है क्या कि वकीलों का आपको यहाँ पर स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग यहाँ पर देखिए, आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण है, बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया। वहीं सर आइवर जेनिक्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में एच.के. माहेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का कहना था कि प्रारूप लोगों को आधुनिक मुकदमेबाज बनाता है। प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है। प्रारूप जो है वो लोग अधिक मुकदमेबाज बनाता है। वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूँ तो ये प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पी.आर. देशमुख ने कहा, मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समझ अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज तैयार करना कठिन था, जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था। एक जीवंत स्पंदन मुक्त जीवन दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य और हम सब यहाँ आपको भाग 1 में देखिए, भारतीय संविधान पर एक नज़र हम यहाँ पर डालते हैं। भाग 1 में आपको संघ और उसका राज क्षेत्र है। भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद आपको कितना अनुच्छेद आपको यहाँ पर 1 से 41 तक आपको यहाँ पर है। सॉरी 1 से 4 है, यहाँ मिस्टेक हो गया कि भारतीय संविधान का जो भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वो आपको उसका जो विषय है वो आपको संघ और उसका राज क्षेत्र है, और ये आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो आपको उसमें नागरिकता, भारतीय संविधान का भाग 2 आपको नागरिकता, वो आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको भाग 2 आता है। भाग 2 में आपको नागरिकता, भाग 2 का विषय आपको नागरिकता है। अनुच्छेद 2 में आपको यहाँ पे देखिए भाग 2 में आपको नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, और भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार है। भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। तो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। भाग 4 में आपको राजनीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में आपको राजनीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आते हैं। और भाग 4 ए में आपको मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 ए में आपको मौलिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51 को आता है, जिसका अनुच्छेद आपको 51 को है। भाग 4 ए में आपको मौलिक कर्तव्य है, जिसका अनुच्छेद आपको 51 को है। और भाग 5 में संघ सरकार है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। भाग 5 आपको संघ सरकार है, मतलब जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, वो आपको है वो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अब देखिए संघ सरकार में अध्याय 1, भाग 5 का आपको अध्याय 1 जो है वो कार्यपालिका है। भाग 5 का अध्याय 1 जो है वो कार्यपालिका है। कार्यपालिका आपको 52 से लेकर 78 तक आता है। कार्यपालिका आपको 52 से लेकर 78 तक आता है। और अध्याय 2 जो है वो संसद जो है
अध्याय दो जो आपको संसद वो आपको 79 से लेकर 122 तक आता है। अध्याय दो भाग 5 का अध्याय 2 जो आपको संसद है, संसद मतलब पार्लियामेंट है, आपको वो आपको अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक आता है। उसका देखिए अध्याय 3 भाग 5 का अध्याय 3 आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ है, वो अनुच्छेद 123 में है। भाग 5 का अध्याय 3 आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ है, जो कि अनुच्छेद 123 में आता है। और भाग 5 का अध्याय 4 आपको संघ की न्यायपालिका है, जो कि अनुच्छेद 124 से लेकर 127 तक आपको है। और भाग 5 का अध्याय 5 में आपको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच आपको यहाँ पर है। यहाँ देखिए आपको भाग 5 आपको संघ सरकार है, और संघ सरकार का अनुच्छेद आपको 52 से लेकर 151 तक है। भाग 5 में आपको संघ सरकार है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। तो भाग 5 की बार हम फिर से यहाँ पर देखते हैं कि भाग 5 में आपको संघ सरकार है, संघ सरकार का अनुच्छेद आपको 52 से लेकर 151 तक आपको है। अब देखिए भाग 5 का ही अध्याय 1 में आपको कार्यपालिका है, जिसका अनुच्छेद आपको 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक आपको है, 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक आपको है। और आपको अध्याय 5 का ही भाग 5 का ही अध्याय 2 में आपको संसद है, जिसका अनुच्छेद आपको 79 से लेकर 122 तक आपको है। और भाग 5 का ही आपको अध्याय 3 में आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, जिसका अनुच्छेद 123 तक आपको अनुच्छेद 123 है। और भाग 5 का अध्याय 4 आपको संघ की न्यायपालिका है, जिसका अनुच्छेद आपको 124 से लेकर 127 तक आपको है। भाग 5 का अध्याय 4 में आपको संघ की न्यायपालिका है, जिसका अनुच्छेद 124 से 127 तक आपको है। और भाग 5 का अध्याय 5 जो है आपको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसका अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक आपको है। भाग 6 अब यहाँ देखिए भाग 6 जो आपको वो आपको राज्य सरकारें हैं। भाग 6 में आपको राज्य सरकार है, जिसका अनुच्छेद 152 आपको यहाँ पर है। और जिसका अनुच्छेद 152 आपको है। देखिए भाग 6 का ही आपको अध्याय 1 आपको साधारण है, जिसका अनुच्छेद आपको 152 से 237 तक आपको है। भाग 6 का अध्याय 1 जो आपको वह साधारण है, जिसका अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक आपको है, 237। और भाग 6 का अध्याय 2 आपको कार्यपालिका है, जिसका अनुच्छेद आपको 153 से 168 तक आपको है। और भाग 3 देखिए आपको भाग 6 का अध्याय 3 जो आपको वो राज्य विधानमंडल है, जिसका अनुच्छेद 168 से 212 तक आपको है। भाग 6 का अध्याय 3 जो आपको है वो राज्य का विधानमंडल है, जिसका अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक आपको है। और भाग 6 का ही अध्याय 4 जो आपको है वो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं, वो आपका अनुच्छेद 213 आपको है। और भाग 6 का ही अध्याय 5 जो आपको है वो राज्यों के उच्च न्यायालय है, जिसका आपको यहाँ पर अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक आपको यहाँ पर है। और भाग 6 का ही अध्याय 6 जो है वो आपको अधीनस्थ न्यायालय है, जिसका अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक आपको यहाँ पर है। भाग 7 जो है जो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त कर दिया गया, 238 में निरस्त हो गया है। भाग 7 जो आपको वो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख था, जिसको निरस्त कर दिया गया है। और इसका जो अनुच्छेद है आपको है वो 238 अनुच्छेद है, वो भी आपको निरस्त हो चुका है। भाग 8 यहाँ पर देखिए भाग 8 आपके यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र आपको भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र, और इसका अनुच्छेद आपको 239 से लेकर 242 तक आपको है। भाग 8 यहाँ पर जो आप देख रहे हैं भाग 8 वह संघ राज्य क्षेत्र है, इसका अनुच्छेद आपको 239 से लेकर 242 तक आपको है। भाग 9 जो आपको उसमें पंचायतें, भाग 9 में आपको पंचायतें हैं, इसका अनुच्छेद आपको 243 से लेकर 243 तक आपको यहाँ पर है। देखिए भाग 9 में आपको पंचायतें, इसका अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक आपको है। और भाग 9 क में आपको नगर पालिका है, भाग 9 क में आपको नगर पालिका है, जिसका अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक आपको है। छ जो बोलते हैं हिंदी वर्णमाला का जो 6 है। देखिए आपको भाग 9 को जो आपके यहाँ पर दिया है, भाग 9 को आपको नगर पालिका है, जिसका अनुच्छेद आपको 243 से लेकर 243 तक आपको है। अब भाग 9 ख में देखिए, अब भाग 9 ख में आपको सहकारी समितियाँ हैं, भाग 9 ख में आपको सहकारी समितियाँ हैं, जिसका अनुच्छेद आपको 243 आपको 243 ZH
227 ZH से लेकर 243 ZT तक आपको है। भाग 9 का ख में ही आपको सहकारी समितियां है, जिसका आपको अनुच्छेद 227 ZH से लेकर 227 ZT तक आपको है। और यहाँ पर देखिए भाग एक्स में, भाग 10 मतलब एक्स मतलब भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आपको यहाँ पर है। भाग एक्स 10 में ही आपको क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है, जिसका अनुच्छेद आपको 244 से लेकर 244 क तक आपको है, 244 से लेकर 244 क तक आपको यहाँ पर है। और भाग 11 में ही, भाग 11 में आपको संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 में आपको संघ और राज्यों के बीच संबंध है, जिसका अनुच्छेद आपको 245 से लेकर 263 तक आपको यहाँ पर है। 245 से लेकर 263 तक आपको आपको उसका अनुच्छेद है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध आपको यहाँ पर है, जिसका अनुच्छेद आपको 245 से लेकर 263 तक आपको है। और अध्याय 1 देखिए, और अध्याय 1 आप यहाँ पर देखिए, अध्याय 1 में, और आप यहाँ देखिए अध्याय 1 में विधायी संबंध, अध्याय 1 में आपको विधायी संबंध है। अध्याय 1 में आपको विधायी संबंध है, जिसका अनुच्छेद आपको 245 से लेकर 255 तक आपको है। भाग 1 में आपको क्या, भाग 1 में आपको विधायी संबंध है, जिसका अनुच्छेद भाग 1 में आपको क्या है, विधायी संबंध है, जिसका अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक आपको यहाँ पर है। और भाग 11 का ही अध्याय 2, भाग 11 का ही अध्याय 2 जो आपको प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध का अनुच्छेद आपको 255 से लेकर 263 तक आपके यहाँ पर है। अब कि भाग 11 का ही आपको अध्याय 1 जो आपको वो विधायी संबंध है, जिसका अनुच्छेद आपको 245 से लेकर 255 तक आपको 245 से लेकर 255 तक आपको है। और भाग 11 का ही अध्याय 2, भाग 11 का अध्याय 2 जो आपको वो प्रशासनिक संबंध है, जो आपको जिसका अनुच्छेद आपको 256 से लेकर 263 तक आपको यहाँ पर है। अब आते हैं भाग 12, भाग 12 जो आपको है वह वित्त संपत्ति और संविधान और वाद आपका है, जिसका अनुच्छेद आपको 264 से लेकर 300A तक आपको यहाँ पर है। देखिए भाग 12 में ही क्या है, भाग 12 में आपको क्या, वित्त संपत्ति संविधान और वाद है। भाग 12 में आपको क्या है, वित्त संपत्ति संविधान और वाद है। भाग 12 में आपको वित्त संपत्ति संविधान और वाद है, जिसका अनुच्छेद आपको 264 से लेकर 300A तक आपको है। अब देखिए भाग 12 के अध्याय 1 में आपको वित्त, भाग 12 के अध्याय 1 में क्या है, जो कि आपका अनुच्छेद 264 से लेकर 291 तक आपको है। भाग 12 के अध्याय 1 में आपको वित्त है, जो कि आपका अनुच्छेद 264 से लेकर 291 तक आपको यहाँ पर है। और भाग 12 का अध्याय 2, भाग 12 का अध्याय 2 जो आपको है वो आपको ऋण लेना आपको है। भाग 12 का अध्याय 2 जो आपको ये आपका अनुच्छेद 292 से लेकर 293 तक आपको है। भाग 12 का अध्याय भाग 12 का अध्याय 2 जो आपको ऋण लेना अर्थात लोन लेना आपको संबंधित है, इसका अनुच्छेद आपको 292 से लेकर 293 तक आपको है। और भाग 12 का अध्याय 3 जो आपको है वह संपत्ति संविधान अधिकार है, संविधान अधिकार बाध्यता और वाद है, जो कि अनुच्छेद 294 से लेकर 300 तक आपको है, अनुच्छेद 294 से लेकर 300 तक है। और भाग 12 का अध्याय 4, भाग 12 का अध्याय 4 जो आपको वह संपत्ति का अधिकार है, भाग 12 का अध्याय 4 जो आपको वह संपत्ति का अधिकार है, जिसका आपको अनुच्छेद 300 को आपको है। तो भाग 12 का अध्याय 4 जो आपको है वो आपको संपत्ति का अधिकार है, जिसका आपका अनुच्छेद 300 को है। अब आते भाग 13 जो आपको वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का है। तो समागम आपको है वो आपका अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक आपको है। भाग आपको देखिए भाग 13 जो यहाँ पर देख रहे हैं, भाग 13 जो आपको यहाँ पर वो आपको है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 13 में जो आपको है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम जो है वो आपका अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक आपको है। अब भाग 14 के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आपको है। भाग 14 में आपको संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, जिसका अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक आपको है। भाग 14 में आपको क्या संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जिसका अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक आपको है, 308 से लेकर 323 तक आपको है। अब के भाग 14 का अध्याय 1 सेवाएं आपको है। भाग 14 का अध्याय 1 में क्या है, सेवाएं हैं, इसका अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक आपको है। और भाग 14 का अध्याय 1 में जो आपको सेवाएं हैं, जो आपको अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक आपको है। और भाग 14 का अध्याय 2, भाग 14 का अध्याय 2 जो आपको वो लोक सेवा आयोग है, जिसका अनुच्छेद आपको 315 से लेकर 323 तक आपको है। और भाग 14 का क में आपको क्या है, भाग 14 का क में आपको अधिकरण है, जिसका अनुच्छेद आपको 323 क से लेकर 323 ख तक आपको है। भाग 14 का क में ही आपको क्या अधिकरण है, जिसका अनुच्छेद 323 क से लेकर 323 ख तक आपको है। भाग 15 देखिए, भाग 15 आपको निर्वाचन आयोग है, भाग 15 आपको निर्वाचन आयोग है, जिसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक आपको है। देखिए भाग 15 में आपको ये क्या है, भाग 15 आपको निर्वाचन आयोग है, भाग 15 आपको निर्वाचन आयोग है, जिसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक आपको है। और भाग 16 में आपको कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, भाग 16 में क्या है, भाग 16 में आपको कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जिसका अनुच्छेद 330 से लेकर 342 क तक आपको है। भाग 16 देखिए यहाँ पर भाग 16 जो आपके यहाँ पर देख रहे हैं, भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। भाग 16 में क्या है,
तो भाग 16 में आपको कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, भाग 16 में आपको क्या है तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है जो कि आपको 330 से लेकर अनुच्छेद 330 से लेकर 342 क तक आपको है। और भाग यहाँ पर देखिए भाग 16 में क्या है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, भाग 16 में क्या है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है जो कि आपको अनुच्छेद 330 से लेकर 342 क तक आपको है। और भाग देखिए 17, भाग 17 में आपको राजभाषा है, भाग 17 में आपको राजभाषा है जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आपको है। भाग 17 में आपको क्या है राजभाषा है जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक आपको है। अब देखिए भाग 17 का ही अध्याय 1 में, भाग 17 का अध्याय 1 में संघ की भाषा है जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 344 तक आपको है। भाग 17 का अध्याय 1 में आपको संघ की भाषा है, भाग 17 का अध्याय 1 में आपको संघ की भाषा है जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 344 तक आपको है। और आपको भाग 17 का अध्याय 2 में, भाग 17 का अध्याय 2 में आपको प्रादेशिक भाषाएं हैं जो कि अनुच्छेद 345 से लेकर 347 तक आपको है, 347 तक आपको यहाँ पर है। और भाग 17 का अध्याय 3 में, भाग 17 का अध्याय 3 में आपको सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है जो कि अनुच्छेद 348 से लेकर 349 तक आपको है। और भाग 17 का अध्याय 4, भाग 17 का अध्याय 4 में आपको विशेष निर्देश है, भाग 17 का अध्याय 4 में आपको विशेष निर्देश है जो कि आपको अनुच्छेद 348 से लेकर अनुच्छेद 349 तक आपको यहाँ पर है। और अनुच्छेद 349 भी आपको है। फिर आपको यहाँ पे देखिए 350 351 में आपको नहीं दर्शाया गया कि क्या आपको है। अब देखिए भाग 7 में क्या है, भाग 7 का आपको भाग 17 का ही, भाग 17 का ही आपको अध्याय 4 जो आपको है वो विशेष निर्देश है अनुच्छेद 348 से 349 तक, और फिर आपको 350 से 351 तक। अब देखिए भाग 18, भाग 18 में जो आप देख रहे हैं भाग 18 में आपको आपात उपबंध है, भाग 18 में ही आपको आपात उपबंध है जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपको यहाँ पर है। भाग आपको देखिए भाग 18 में आपात उपबंध है जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपको है। और भाग 19 में, भाग 19 में आपको प्रकीर्ण है, भाग 19 में आपको प्रकीर्ण है जो कि अनुच्छेद कितना, जो कि अनुच्छेद आपको 361 से लेकर 367 तक आपको यहाँ पर है। भाग 19 में आपको प्रकीर्ण है जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक आपको यहाँ पर है। और भाग 20 में ही आपको संविधान का संशोधन है, भाग 20 में आपको संविधान का संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 आपको है। भाग 20 में आपको संविधान का संशोधन है जो कि अनुच्छेद 368 है। और भाग 21 में, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, भाग 21 में आपको अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक आपको है। भाग 21 में आपको क्या है कि अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक आपको है। और भाग 22 में आपको क्या, भाग 22 में आपको संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है जो कि अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक आपको है। भाग 22 में ही क्या है, भाग 22 में आपको संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है जो कि अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक आपको है। अब यहाँ देखिए भाग आपके यहाँ पे एक टिप्पणी किया गया है कि भाग 6, देखिए भाग 6 जो आपके यहाँ पे देख रहे हैं, भाग 6 भाग 6 के भाग ख राज्यों से संबंधित हैं को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। तो भाग 6 का जो भाग ख है उसमें जो कि राज्यों से संबंधित था को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दूसरी और भाग 4 तथा भाग 14 भाग 14 दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम भाग 9 क, जबकि भाग 9 क का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। तथा भाग 9 ख 2011 कब आपको जोड़ा गया था संविधान में, भाग 9 ख को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा आपको जोड़ा गया था। यहाँ देखिए भाग 6 का जो आपको है, भाग 6 का भाग ख जो आपको है, भाग 6 का भाग ख जो है जो कि राज्यों से संबंधित है को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। दूसरी और भाग 4 तथा भाग 14 का दोनों का समावेश, भाग 4 और भाग 14 दोनों का समावेश 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया था। 1976 में आपको क्या किया, भाग 4 और भाग 14 का दोनों का समावेश किया गया था। जबकि भाग एक्स देखिए, जबकि भाग 9 मतलब भाग 9 जबकि भाग 9 को समावेश, भाग 9 को समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। भाग 9 का समावेश मतलब भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया था 1974वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को जोड़ा गया था। और भाग 9 ख को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया था। अब यहाँ देखिए दूसरा यहाँ पर तालिका आपको है 3.2 आपको तालिका है जिसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर एक नज़र डालते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर एक नज़र यहाँ पर डालते हैं आपको तालिका आपको जो आपको 3.2 में है। तो सबसे आपको देखिए अनुच्छेद आपको क्या है, अनुच्छेद 1 में आपको संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में आपको क्या है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में क्या है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र आपको है अनुच्छेद 1 में।
अनुच्छेद 3 में आपको देखिए, अनुच्छेद 3 आपको नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन आपको है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है, और अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन आपको है। उसके बाद आपके यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 आपको मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ हैं। अनुच्छेद 13 आपको मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ हैं। और अनुच्छेद 14 में आपको विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में आपको विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 16 में आपको लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। अनुच्छेद 16 में आपको लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। फिर आपको यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 17 में आपको क्या, अनुच्छेद 17 में आपको अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में आपको क्या, अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 19 में आपको स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 में आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। उसका एक अनुच्छेद 25 में क्या, अनुच्छेद 25 में आपको अंतकरण की और धर्म अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में ही आपको है। अनुच्छेद 25 में आपको अंतकरण की और धर्म अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 में क्या, अनुच्छेद 30 में आपको शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 31 ग में क्या, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। अनुच्छेद 32 में क्या, अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने की रीत सहित उपचार है। अनुच्छेद 32 में क्या, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के रीत सहित उपचार है। और अनुच्छेद 38 में क्या, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 38 में ही आपको है। और अनुच्छेद 40 में क्या, अनुच्छेद 40 में आपको ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। और अनुच्छेद 44 में आपको क्या, अनुच्छेद 44 में ही नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में ही नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 में आपको 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 45 में ही क्या है, 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध आपको अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुच्छेद 46 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अनुच्छेद 46 यहाँ पर हम देख रहे थे, अनुच्छेद 46 जो आपके यहाँ पर देख रहे हैं, तो अनुच्छेद 46 में ही क्या, अनुच्छेद 46 में आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 50 में ही क्या, अनुच्छेद 50 में आपको कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण आपको है। अनुच्छेद 50 में आपको कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में ही आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 में ही आपको क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 क में आपको मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 72 में क्या, अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति आपको अनुच्छेद 72 में आपको। अनुच्छेद 72 में ही क्या है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में क्या, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 में ही राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 78 में ही क्या, अनुच्छेद 78 में ही राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य आपको है। अनुच्छेद 78 में ही राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 110 में आपको धन विधेयक की परिभाषा दिया गया, अनुच्छेद 110 में आपको धन विधेयक की परिभाषा आपको दिया गया है। और अनुच्छेद 112 में ही आपको वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में आपको वार्षिक वित्तीय विवरण है। और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति आपको अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति आपको है। और अनुच्छेद 143 में 143 में ही उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति आपको है। अनुच्छेद 143 में ही अनुच्छेद 155 आपको राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 161 में आपको श्रम आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति आपको है। और अनुच्छेद 161 में क्या है, अनुच्छेद 161 में आपको क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। और अनुच्छेद 163 में क्या, अनुच्छेद 163 में ही आपको राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 163 में ही आपको राज्यपाल को सहायता और सलाह देने अनुच्छेद 167 में आपको क्या, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य आपको है। अनुच्छेद 167 में क्या, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 169 में
अनुच्छेद 169 आपको राज्यों में अनुच्छेद 169 आपको राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन आपको है। अनुच्छेद 169 में आपको राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन आपको है। अनुच्छेद 200 में क्या विधेयकों पर अनुमति है। अनुच्छेद 200 में क्या विधेयकों पर अनुमति है, अनुमति आपको यहाँ पर अनुच्छेद 200 में ही आपको है। अनुच्छेद 213 में ही अनुच्छेद 213 में आपको विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति आपको अनुच्छेद 213 में ही आपको है। अनुच्छेद 213 में ही विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति आपको है। अनुच्छेद 226 में ही कुछ रीटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति आपको यहाँ पर अनुच्छेद 226 में ही आपको है। अनुच्छेद 226 में आपको यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 226 में ही आपको क्या है कि कुछ रीटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति आपको यहाँ पर है। अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 क में आपको दिल्ली के संबंध विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 249 क में ही आपको दिल्ली के संबंध विशेष उपबंध यहाँ पर क्या गया है। और अनुच्छेद 249 में ही आपको क्या है कि राज्य सूची के विषय में के संबंध राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति आपको यहाँ पर है। अनुच्छेद 249 में क्या राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति आपको अनुच्छेद 249 में ही आपको है। अनुच्छेद 262 में क्या अनुच्छेद 262 में आपको अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का समूह निर्णय 62 में आपको है। अंतर्राज्यीय नदियों का समूह निर्णय जो अनुच्छेद 263 में आपको अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध उपबंध आपको यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 263 में क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध उपबंध जो आपको अनुच्छेद 263 में आपको है। अनुच्छेद 265 में क्या है, अनुच्छेद 265 में आपको विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, ये आपको अनुच्छेद 265 में आपको है। अनुच्छेद 265 में क्या विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, ये अनुच्छेद 265 में आपको है। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान अनुच्छेद 275 में आपको है। अनुच्छेद 280 में आपको वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 में आपको वित्त आयोग है। और अनुच्छेद 300 में आपको वाद और कार्रवाइयाँ हैं। अनुच्छेद 300 आपको वाद और कार्रवाइयाँ। अनुच्छेद 300 में आपको विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना अर्थात संपत्ति का अधिकार आपको है। अनुच्छेद 300 का क में देखिए, अनुच्छेद 300 का क में आपको विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए, इससे संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का क में आपको है। अब आगे यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 311 में क्या संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावनत करना। यहाँ देखिए अनुच्छेद 311 देखिए, अनुच्छेद 311 में क्या है, अनुच्छेद 311 में क्या है कि संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावनत करना। अब अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं आपको है। अनुच्छेद 315 में आपको संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 315 में क्या है कि संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 320 में आपको लोक सेवा आयोग कृत आपको, अनुच्छेद 320 में आपको अनुच्छेद 320 में क्या है लोक सेवा आयोग को कृत है। अनुच्छेद 323 का क में आपको क्या प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 323 का क में प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में आपको क्या, अनुच्छेद 324 आपको निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। अनुच्छेद 324 में ही क्या निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। अनुच्छेद 324 में आपको यहाँ पर है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 330 में क्या, अनुच्छेद 330 में आपको लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण आपको अनुच्छेद 330 में आपको है। अनुच्छेद 330 में क्या लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण आपको अनुच्छेद 330 में आपको है। अनुच्छेद 335 में आपको सेवाओं और पदों के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे आपको है। अनुच्छेद 335 में आपको अनुच्छेद 335 में आपको सेवाओं और पदों के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे आपको है। अनुच्छेद 352 आपको आपात स्थिति घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल वो आपको अनुच्छेद 352 में ही आपको आपात स्थिति की घोषणा जो कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल है वो आपको है। अनुच्छेद 356 में ही अनुच्छेद 356 में ही क्या, अनुच्छेद 356 में ही राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में आपको उपबंध आपको यहाँ पर अनुच्छेद 356 में ही राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध यहाँ पर किया गया। और अनुच्छेद 360 में ही क्या है, अनुच्छेद 360 में ही वित्तीय आपात स्थिति के बारे में आपको उपबंध है। और अनुच्छेद 365 में ही क्या है, अनुच्छेद 365 में आपको संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव आपको अनुच्छेद 365
में आपको है। अनुच्छेद 365 में क्या है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव अनुच्छेद 365 में आपको है। और अनुच्छेद 368 में क्या है, अनुच्छेद 368 में आपको संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके बाद प्रक्रिया आपको यहाँ पर है। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया आपको अनुच्छेद 368 में है। और अनुच्छेद 370 में आपको जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध अधिक है। आपको अनुच्छेद 370 में आपको जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध आपको अनुच्छेद 31 में अनुच्छेद 370 में आपको यहाँ पर है। अनुच्छेद 370 में ही जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में आपको अस्थायी उपबंध यहाँ पर आपको है। अब यहाँ देखिए चूँकि आपको यहाँ पर उपबंध आपको 31 नंबर लिखा 31 में यहाँ पर पढ़ते देखिए 31 में 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में राष्ट्रपति का आदेश संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 द्वारा यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। इस आदेश ने पूर्व के संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 1954 को अधिक्रमित सुपरसीड कर दिया। 2019 के आदेश में भारत के संविधान के समस्त प्रावधानों को जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तारित कर दिया गया। हालांकि निष्क्रिय अनुच्छेद 370 भारत के संविधान के एक पार्ट के रूप में मौजूद है। इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया है, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में आपको व्यक्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगला आपको यहाँ पर तालिका है 3.3 जो आपको यहाँ पर है संविधान की अनुसूचियों पर एक नज़र डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रम संख्या आपको है प्रथम अनुसूची। देखिए प्रथम अनुसूची जो आपको राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र है। तो प्रथम अनुसूची का विषय 1 में जो आपको प्रथम अनुसूची का विषय 1 में आपको यहाँ पर राज्यों के नाम उनके न्यायिक क्षेत्र और दूसरा यहाँ विषय आपको है संघ राज्य। देखिए संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उनकी सीमाएं आपको ये अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आपको आता है। अनुसूची जो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम अनुसूची का पहला विषय आपका है राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। राज्यों के नाम उनके न्यायिक क्षेत्र जो आपको हैं राज्यों के नाम उनके न्यायिक क्षेत्र। और आपको इसका दूसरा विषय प्रथम अनुसूची का दूसरा विषय आपको यहाँ पर है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उनकी सीमाएं। तो आपको देखिए प्रथम अनुसूची का जो अनुच्छेद है वो आपको 1 से लेकर 4 तक आपको है। अब देखिए दूसरी अनुसूची में आपको परिलब्धियों पर भत्ते, दूसरी अनुसूची में आपको यहाँ परिलब्धियों पर भत्ते विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। तो परिलब्धियों पर भत्ते विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान जो आपको है सबसे आपको भारत का राष्ट्रपति, फिर आपको राज्यों का राज्यपाल, फिर आपको तीसरा नंबर देखिए पहला आपको भारत का राष्ट्रपति, दूसरा आपको राज्यों का राज्यपाल, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चौथा आपको राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, पांचवा आपको राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और छठा आपको राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सातवां आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आठवां आपको उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और नौवां आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया। तो यहाँ देखिए दूसरी अनुसूची का जो आपको अनुच्छेद है, दूसरी अनुसूची का जो अनुच्छेद है वो इस प्रकार है 59 है, 65 है, 65 है, 75 है, 97 है, 125 है, 128 है, 158 है, 164 है और 186 है एवं 221 आपको है, एवं 221 आपको यहाँ पर है। देखिए दूसरी अनुसूची में जो आपको है, दूसरी अनुसूची में आपको निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं जिसमें आपको 59 आते हैं, 65 आते हैं, 75 आते हैं, 97 आते हैं, 125 आते हैं, 128 आते हैं, 158 आते हैं, 164 आते हैं, 186 आते हैं एवं 221 आपको आते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर देखिए तीसरी अनुसूची आपको यहाँ पर देखिए तीसरी अनुसूची में क्या है कि तीसरी अनुसूची में आपको यहाँ पर देखिए तीसरी अनुसूची में क्या इसे देखिए तीसरी अनुसूची में इससे विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के रूप में प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीदवार आपको यहाँ पर है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है कि इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के रूप के प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीदवार आपको हैं संघ के मंत्री हैं पहला, दूसरा संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हैं, तीसरा संसद के सदस्य हैं, चौथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, पाँचवां को राज्य निर्वाहन मंडल के निर्वाचन के लिए वो इस प्रकार आपको है। तीसरे अनुसूची की अनुच्छेद 99 तो 75 है।
अब यहाँ पर देखिए चौथी अनुसूची जो आप यहाँ पे देखिए चौथी अनुसूची जो आपको है, चौथी अनुसूची का विषय आपको यहाँ पर है राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए चौथी अनुसूची में आपको राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये चौथी अनुसूची में है, जो कि आपको 4 एवं 80 आपको इसका अनुच्छेद जो आपको है वो अनुच्छेद 4 एवं 80 आपको है। चौथी अनुसूची का अनुसूची का विषय क्या है, पांचवी अनुसूची का अनुसूची से पांचवी अनुसूची का संबंध आपको अनुच्छेद जो आपको पांचवी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 44। छठी अनुसूची देखिए, छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध आपको यहाँ पर छठी अनुसूची जो आप यहाँ देखिए, छठी अनुसूची जो आपको आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में आपको उपबंध जो आपको है वो आपको छठी अनुसूची में आपको है। छठी अनुसूची में आपको राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में आपको उपबंध है। अब छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में आपको छठी अनुसूची संबंधित अनुच्छेद, छठी अनुसूची संबंधित अनुच्छेद जो आपका है वह 244 एवं 275 आपको है। अब देखिए सातवीं अनुसूची आपको देखिए, सातवीं अनुसूची का विषय आपको यहाँ पर है संघ सूची मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 98 विषय आपको है। संघ सूची में आपको मूल रूप से 97 मगर फिलहाल अभी 98 विषय आपको यहाँ पर। राज्य सूची मूल रूप से 66 था मगर फिलहाल 59 विषय आपको है। तो राज्य सूची मूल रूप से आपको 66 विषय था मगर फिलहाल अभी 59 विषय आपको है। समवर्ती सूची मूल रूप से 27 विषय था, फिलहाल अभी 52 विषय आपको है। तो समवर्ती सूची मूल रूप से 27 विषय था लेकिन फिलहाल आपके 52 विषय है के संदर्भ राज्य और केंद्र की मत शक्तियों का विभाजन किया गया। अब देखिए यहाँ पर सातवीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद जो आपको है, सातवीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद आपको 246 आपके यहाँ पर है। अब देखिए आपको आठवीं अनुसूची देखिए, आठवीं अनुसूची जो आपको यहाँ पर आठवीं अनुसूची देखिए, आठवीं अनुसूची जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आठवीं अनुसूची में आपको जो विषय आपको है वो आपको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 मगर फिर आपको 22 भाषा भी मान्यता प्राप्त हैं। ये भाषा आपको असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू सिंधी भाषा को 1967 देखिए, सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। बोडो, अब देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को देखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आपको जोड़ा गया था। और उड़िया का नाम बदलकर देखिए, उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में आपको ओडिया कर। यहाँ पर एक है कि बिहार की भाषा जो मैथिली है उसको कब जोड़ा गया था आपको संविधान में, तो 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम आपको जोड़ा गया था। अब यहाँ देखिए आठवीं अनुसूची का जो विषय आठवीं अनुसूची संबंधित अनुच्छेद जो आपको वो आपको है 344 से लेकर 351 तक आपको है। अब आते हैं नौवीं अनुसूची, देखिए नौवीं अनुसूची में आपको क्या है, तो नौवीं अनुसूची जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो नौवीं अनुसूची में आपको यहाँ पर है, नौवीं अनुसूची का विषय आपको यहाँ पर भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम मूलतः 13 आपको है, परंतु वर्तमान में 282 आपको यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए आपको पॉइंट नंबर 32 लिखा हुआ है, यद्यपि अंतिम सूची संख्या 284 थी, यद्यपि अंतिम सूची संख्या 284 थी, वास्तविक कुल संख्या 282। वास्तविक कुल संख्या जो आपको है वह कितना, वो आपको 282 है। ऐसा इसलिए क्योंकि दो प्रविष्टियों आपको 87, 92 और 130 का विलोप और एक नई संख्या 257 को शामिल किया गया। यद्यपि आपको अंतिम सूची संख्या जो थी वह 284 थी और वास्तविक कुल संख्या 282 है। ऐसा इसलिए क्योंकि तीन प्रविष्टियों 87, 97 और 130 का विलोप मतलब हटा दिया गया और एक नई संख्या 257 को शामिल किया गया है। यहाँ आप ये देख सकते हैं
कि आपको यहाँ पर 9वीं अनुसूची में हम पढ़ रहे थे। 9वीं अनुसूची में आप देखिए कि आपको भू सुधार और जमींदारी प्रणाली उन्मूलन संबंधित राज्य विधान मंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम मूलतः आपको 13 था, परंतु वर्तमान में आपको 282 आपको है। इस अनुसूची को अनुसूची को पहले संशोधन 1951 संविधान संशोधन अधिनियम पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। ये तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और ये आपको एक बार फिर से इसको देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में आपको क्या भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद का अधिनियम और विनियम है जो कि मूलतः आपको 13 परंतु वर्तमान में 282 आपको है। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 का मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब एक 9वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 9वीं अनुसूची का संबंध आपको 31 ख से आपको है, अनुच्छेद 31 ख से आपको है। अब यहाँ देखिए 10वीं अनुसूची, यहाँ देखिए 10वीं अनुसूची देखिए यहाँ पर 10वीं अनुसूची का विषय आपको है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। तो 10वीं अनुसूची जो आपको वह दल बदल कानून संबंधित है। 10वीं अनुसूची आपको दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा आपको जोड़ा गया। इसे परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। अब देखिए 10वीं अनुसूची का संबंध आपको 102 एवं अनुच्छेद 151 से। 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो आपको है अनुच्छेद 102 एवं 191 से आपको है। 10वीं अनुसूची का जो संबंध वो आपको 102 एवं 191 अनुच्छेद से आपको है। अब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको आते हैं क्या 11वें अनुसूची देखिए। 11वें अनुसूची यहाँ पर देखिए 11वें अनुसूची का जो यहाँ पर देखेंगे 11वें अनुसूची जो आपको इसका विषय आपको पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अब यहाँ देखिए 11वीं अनुसूची जो आपको पंचायत संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो आपको 11वीं अनुसूची जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियाँ हैं। पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियाँ आपको है। इसमें 29 विषय। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची को आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा आपको जोड़ा गया था। और यहाँ पर देखिए 11वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से आपको याद? आपको 223 जो आपको जो होता है छ जो आपको वर्ण है वो आपको हिंदी का जो वर्ण है छ उससे संबंधित आपको यहाँ पर 223 छ आपको अनुच्छेद 223 छ आपको जो 11वीं अनुसूची संबंधित आपको है। अब हम देखिए 12वीं अनुसूची, हम देखिए 12वीं अनुसूची आप यहाँ पर देखिए 12वीं अनुसूची जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो 12वीं अनुसूची आप यहाँ देखिए 12वीं अनुसूची जो आपका 12वीं अनुसूची का जो विषय है वो आपको है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियाँ। इसमें 18 विषय हैं। इसमें कितना आपको 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको 12वीं अनुसूची जो आपको उसमें आपको नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियाँ आपको है। इसमें 18 विषय आपको है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अब 12वीं अनुसूची जो आपको है, ये अनुसूची आपको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा आपको जोड़ा गया था। अब देखिए आपको ये भी आपको 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? 12वीं अनुसूची का संबंध आपको 223 वर्ष आपको 12वीं अनुसूची का संबंध आपको किससे हो गया? तो 223 वर्ष आपको हो गया। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे हो गया? 223 वर्ष आपको हो गया। तो यहाँ से आपको देखिए अब आगे आपको यहाँ पर आपको है आपको अगला तालिका आपको यहाँ पर तालिका नंबर आपको 3 पर 4 देखिए। तालिका नंबर 3 पर 4 आपको संविधान के स्रोत है। तालिका नंबर 3 पर 4 जो आपको संविधान के स्रोत है। अब संविधान के जो स्रोत उसको देखते हैं। अब भारत शासन अधिनियम 1935 देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से आपको जो है वो आपको ली गई विशेषता क्या है? संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका एवं लोक सेवा आयोग एवं आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण लिया गया है। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से जो लिया गया विषय आपको है वो आपको संघीय
संघीय तंत्र है, राज्यपाल है, संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यालय है, राज्यपाल का कार्यालय है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, ये सभी आपको भारत संविधान अधिनियम 1935 लिया गया है। तो भारत संविधान अधिनियम 1935 से आपको संघीय तंत्र लिया गया, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका लिया गया, लोक सेवा आयोग लिया गया, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण लिया गया है। अब देखिए आपको ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से आपको क्या, ब्रिटेन के संविधान से आपको संसदीय शासन लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से आपको संसदीय शासन लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है, परमाधिकार लेख लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या है, संसदीय शासन लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया लिया गया है, एकल नागरिकता आपको लिया गया है, एकल नागरिकता आपको लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है, परमाधिकार लेख लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार आपको लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया और आपको द्विसदनवाद लिया गया है। आपको देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपको मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना लिया गया और आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लिया गया है। तो मूल अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति का पर महाभियोग, ये सभी आपको यूएस से मतलब अमेरिका से लिया गया है। अब चौथा है, आप देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से आपको राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से आपको राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया और राज्यसभा के सदस्यों के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से क्या, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया है। अब कनाडा के संविधान से क्या, कनाडा के संविधान से आपको क्या लिया, कनाडा के संविधान से आपको सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी आपको कनाडा का से लिया गया। तो कनाडा के संविधान से आपको सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया गया, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या, जर्मनी का वाइमर संविधान से आपको आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया। जर्मनी का वाइमर संविधान से आपको आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। और देखिए सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से क्या लिया गया, रूस के संविधान से आपको मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया है। यहाँ पर ये देखिए कि आपको क्या कि रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या, फ्रांस के संविधान से आपको गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए। तो फ्रांस के संविधान से क्या, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। अब यहाँ देखिए कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको राज्यसभा में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। और जापान के संविधान से क्या, जापान के संविधान से आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया, जापान के संविधान से क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो आपको यह अध्याय जो 3 था वो पूरी तरह से फिनिश होता है। अब अध्याय 4 की शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे।